इश्क दीवाना होता है, यह तो सुना था, पर इश्क में कोई इतना दीवाना हो जाता है। यह आज देखने को भी मिला जहां एक विवाहिता महिला ने अपने प्रेमी जेठ के लड़के के साथ प्रेम संबंध बना लिए और प्रेम में इस कदर दीवानी हो गई कि उसने रीति रिवाज समाज की कोई चिंता न करते हुए इश्क को परवान चढ़ाने में जुट गई। महिला को अपने जेठ के बेटे से मोहब्बत हो गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने को तैयार हो गए, यहाँ तक कि इश्क पागलपन इस कदर चल गया कि दोनों ने मिलकर एक खौफनाक कांड कर दिया, जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। तो क्या था पूरा मामला? चाची भतीजे ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया था? आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 14 जून 2021 की सुबह के 5 बजे का वक्त रहा होगा। सचिन उठते ही सबसे पहले अपने घेर की तरफ चला गया। आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि पशुओं के लिए बनाए गए घर को गांव देहात में घेर बोलते हैं। सचिन के पिता चंद्रपाल सिंह घर के पीछे बने जानवरों के घेर में ही सोते थे। घेर में जाते ही सचिन की निगाह पिता की चारपाई पर पड़ी तो उसकी जोरदार चीख निकल गई। चंद्रपाल सिंह की चारपाई खून से लथपथ पड़ी थी। चंद्रपाल के ऊपर पड़ी चादर तो लहूलुहान थी ही, साथ ही तमाम खून उसकी चारपाई के नीचे भी पड़ा था। सचिन की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी जाग गए थे। देखते ही देखते चंद्रपाल के घेर में लोगों का जमावड़ा लग गया। चारपाई के पास खून से सनी एक ईंट भी पड़ी थी। हालांकि चंद्रपाल की हालत देखते हुए कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसकी सांसें अभी भी चल रही होंगी। इसके बावजूद भी सचिन पिता को अस्पताल ले गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस घटना की जानकारी पुलिस को अस्पताल के द्वारा ही पता चली थी। यह घटना उत्तराखंड के शहर जसपुर के थाना कुंडा की थी। सूचना पाते ही कुंडा थाना प्रभारी अरविंद चौधरी कुछ कांस्टेबलों को साथ लेकर सीधे काशीपुर एलडी भट्ट अस्पताल पहुंचे। सरकारी अस्पताल में ही पुलिस ने मृतक के परिजनों से घटना की जानकारी जुटाई। इसके बाद एसआई महेश चंद ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बाद में पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर खून से सनी ईंट और अन्य सबूत जुटाए। पुलिस केस की जांच में जुट गई। सचिन ने पुलिस को बताया कि 2 दिन पहले ही उसके पिता के साथ उसकी चाची सविता देवी की किसी बात को लेकर तू मैं हुई थी, लेकिन उसे उम्मीद है कि उसकी चाची इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती है। यह जानकारी भले ही सचिन के लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन पुलिस के लिए यह सूत्र अहम मायने रखता था। पुलिस ने सविता देवी को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान सविता ने साफ शब्दों में जवाब दिया कि वह अपने जेठ का खून क्यों करेगी। उसके जेठ तो उसके बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे। उसी दौरान चंद्रपाल के छोटे भाई ने बताया कि सविता का चाल चलन ठीक नहीं है। वह 2 दिन पहले ही अपने भतीजे मंजीत सिंह को लेकर मुरादाबाद भाग गई थी। उसी बात को लेकर चंद्रपाल ने उसे काफी डांट फटकार लगाई थी। यह जानकारी मिलते ही पुलिस समझ गई कि माजरा क्या है। इससे पहले मंजीत कहीं भाग पाता, पुलिस ने उसे भी अपनी कस्टडी में ले लिया और दोनों को थाने ले आई। थाने लाकर दोनों से कड़ी पूछताछ हुई। पुलिस ने मंजीत से इस मामले में पूछताछ की तो उसने बताया कि उस रात तो वह फैक्ट्री में काम करने गया हुआ था। ऐसे में वह अपने ताऊ की हत्या कैसे कर सकता है। इस सच्चाई को जानने के लिए पुलिस की एक टीम उस फैक्ट्री में भी गई। वहां पर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो सचमुच मंजीत की एंट्री वहां दर्ज थी। उपस्थिति वाले रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर भी मौजूद थे। यह सब देखकर पुलिस की जांच पर पानी फिर गया। पुलिस ने इस बारे में सविता के पति रामपाल से पूछताछ किया। रामपाल ने बताया कि वह सारे दिन मेहनत मजदूरी कर इतना थक जाता है कि सोने के बाद उसे होशो हवास नहीं रहता है।
उसी जांच पड़ताल के दौरान पुलिस की नज़र रामपाल के दरवाजे पर पड़ी, जिस पर खून की अंगुलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। फिर पूरे घर की तलाशी ली गई। तभी पुलिस को बाथरूम में खून से सना एक कपड़ा भी मिला, जिससे खून साफ किया गया था। यह सब तथ्य जुटाने के बाद पुलिस ने मनजीत सिंह और सविता से अलग अलग पूछताछ किया, जिसके दौरान थाना प्रभारी ने सविता से सीधा प्रश्न किया, हमें तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है। हमें बाथरूम में वह कपड़ा भी मिल गया, जिससे खून साफ किया गया था। यह बात तो पक्की है कि चंद्रपाल की हत्या में तुम्हारा पूरा हाथ है। तुम्हारे लिए यही सही है कि सीधे सीधे सब कुछ बता दो, तुमने चंद्रपाल की हत्या क्यों किया। पुलिस पूछताछ में सविता ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसने बता दिया कि उसने ही भतीजे के साथ मिलकर अपने जेठ की हत्या की है। सविता के बाद पुलिस ने मंजीत को अलग ले जाकर कहा कि तुम्हारी प्रेमिका चाची ने हमें सब कुछ बता दिया है, लेकिन हम तुमसे केवल इतना जानना चाहते हैं कि तुमने फैक्ट्री में ड्यूटी करते हुए भी किस तरह से चंद्रपाल की हत्या किया। मंजीत सिंह भी कच्चा खिलाड़ी था। उसने भी पुलिस को सब कुछ साफ साफ बताते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इस केस के खुलने के बाद जो चाची भतीजे की प्रेम कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। यह मामला उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर के कुंडा थाना से उत्तर दिशा में लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित गांव टीले का है। बहुत पहले गांव मैरकपुर पाकवाड़ा मुरादाबाद निवासी सुमेर सिंह रोजी रोटी की तलाश में यहां आए और यहीं के होकर रह गए। सुमेर सिंह के 4 बेटे थे, जिनमें चंद्रपाल सिंह सबसे बड़ा, उसके बाद विक्रम सिंह तथा रामपाल सिंह सबसे छोटा था। समय के साथ तीनों की शादियां भी हो गईं। शादी होते ही सभी भाइयों ने अपनी गृहस्थी संभाल लिया और अलग अलग मकान बनाकर रहने लगे थे। अब से 5 साल पहले चंद्रपाल सिंह का चचेरा भाई करण अपने परिवार से मिलने आया था। करण ने यहाँ का रहन सहन देखा तो वह भी यहीं का दीवाना हो गया। करण के परिवार से संबंध रखने के कारण चंद्रपाल ने उसे रहने के लिए अपने ही घर में शरण दी थी। रामपाल सिंह की शादी काशीपुर के टांडा उज्जैन से हुई थी। रामपाल शुरू से ही सीधे सरल स्वभाव का था, जबकि रामपाल की बीवी शहर की रहने वाली और तेजतर्रार थी। शादी के बाद गांव का रहन सहन उसे पसंद नहीं था। 1 साल उसने जैसे तैसे उसके साथ काटा और फिर उसने रामपाल से संबंध विच्छेद कर लिया। उस समय तक उसकी बीवी के कोई औलाद पैदा नहीं हुई थी। रामपाल की बीवी उसे छोड़कर चली गई तो रामपाल उदास रहने लगा। इसके बाद भाइयों ने फिर से रामपाल की शादी मुरादाबाद जिले के टांडा स्वार के मानपुर की रहने वाली सविता से करा दिया। सविता के साथ दूसरी शादी हो जाने से रामपाल खुश रहने लगा था। रामपाल सुबह ही मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से निकल जाता, फिर देर शाम ही घर पहुंच पाता था। गुजरते समय के साथ सविता 2 बच्चों की मां भी बन गई। हालांकि सविता पहले से ही देखने भालने में सुंदर थी, लेकिन 2 बच्चों को जन्म देने के बाद तो उसकी देह और भी चमक उठी थी। रामपाल के मकान के सामने ही करण सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। उस वक्त करण का बड़ा बेटा मनजीत सिंह जवानी के दौर से गुजर रहा था। मनजीत आवारा किस्म का था। हर समय वह अपनी चाची सविता के पास ही पड़ा रहता था। उसके साथ रहने से सविता को एक सबसे बड़ा फायदा था कि वह उसके बच्चों को संभालने में उसकी मदद करता था। सविता को जब कभी भी अपने घर का कामकाज निपटाना होता था तो वह अपने बच्चों को मंजीत के पास ही छोड़ देती थी। कुसगंती से मंजीत के मन में गंदगी पनपनी शुरू हुई तो चाची के प्रति उसकी सोच भी बदल गई थी। हालांकि सविता उसे अपने भतीजे के रूप में ही देखती आ रही थी, लेकिन जैसे ही मंजीत का बदलता नजरिया देखकर सविता के मन में भी उथल पुथल पैदा हो गई। उसे अब पति रामपाल का शरीर कुछ थका थका सा महसूस होने लगा था। कई बार सविता बच्चों को मंजीत को सौंपकर उसी के सामने नहाने लगती थी, जिसे आंख चुराकर देखने में मंजीत की आंखों को बहुत ही सुख मिलता था। सविता नहाने के बाद अपने तन को तौलिए से ढककर कमरे में जाती तो मंजीत की हवस भरी निगाहें उसके शरीर का पीछा करती रहती थीं। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि सविता कमरे में तौलिए से अपने तन का पानी पोंछ रही थी,
उसी दौरान उसके हाथ से तौलिया छूटा और नीचे गिर गया। सविता ने बड़ी ही फुर्ती से तौलिया उठाने की कोशिश की तो दरवाजे के सामने ही मंजीत खड़ा देख रहा था। अरे मंजीत, तुम यहाँ? तुमने कुछ देखा तो नहीं है? नहीं नहीं चाची, मैंने कुछ नहीं देखा। मंजीत की बात सुनते ही सविता मुस्कराई। बुद्धू कहीं का, पूरा सीन हो गया। लेकिन ये कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। एक दिन मंजीत जुलाई महीने में अपनी सविता चाची के घर पहुंचा। उसके परिवार वाले खेतों पर काम करने गए हुए थे। सविता के बच्चे सोए पड़े थे। सविता बच्चों के पास ही सोई हुई थी। उस समय नींद की आगोश में उसके अंगवस्त्र अस्त व्यस्त हो चुके थे। मंजीत ने अपनी चाची को इस हाल में सोते देखा तो उसके तनमन के तार झंझनाने लगे। उसी समय सविता की आंखें खुलीं तो उसने सामने मंजीत को बैठे देखा। वह पहल करते हुए बोली, मंजीत तू कब आया? तेरे आने का तो मुझे पता ही नहीं चला। बस चाची, यूं समझो कि अभी अभी आया था। घर पर नींद नहीं आ रही थी तो सोचा चाची के पास थोड़ा वक्त काट आऊं। लेकिन यहाँ आकर देखा तो आप गहरी नींद में सोई पड़ी थीं। अरे नहीं, आजकल मुझे गहरी नींद कहाँ आ रही है। मेरी कमर में दर्द है, उसी से परेशान रहती हूँ। कई बार तेरे चाचा से तेल की मालिश करने को कहती हूँ, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है। कोई बात नहीं, चाचा के पास टाइम नहीं है तो मैं तो हर वक्त खाली ही रहता हूँ। अगर आप कहें तो मैं ही आपकी मालिश कर देता हूँ। सविता का निशाना बिल्कुल सही लक्ष्य भेदने को तैयार था। मंजीत की बात सुनते ही सविता उठ खड़ी हुई। उसने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर उसने तेल की शीशी उसके हाथ में थमा दिया और कंधे पर मालिश करने को कहा। मंजीत ने हाथ में तेल लेकर सविता के कंधों से मालिश शुरू किया तो उसके हाथ धीरे धीरे कंधे से नीचे फिसलने लगे। सविता को भी उन्हीं पलों का इंतजार था। सविता की बीमारी का इलाज होना शुरू हुआ तो वह इतनी मदहोश हो गई कि उसने अपनी अंडरगारमेंट के हुक खोल दिए और सीने के बल चारपाई पर लेट गई। धीरे धीरे मंजीत का धैर्य जवाब दे चुका था। दोनों की रगों में खून गर्म होकर दौड़ने लगा था। अंत में वह पल भी आ गया कि दोनों ही कामवासना की आग से गुजर गए। मंजीत ने उस दिन जिंदगी में पहली बार किसी औरत के शरीर का सुख पाया था। वहीं सविता भी बहुत खुश थी। उस दिन दोनों के बीच चाची भतीजे के रिश्ते तार तार हुए तो यह सिलसिला अनवरत चलता गया। दोनों के बीच लगभग 3 साल से अनैतिक रिश्ते चले आ रहे थे। लेकिन जब दोनों के बीच नज़दीकियां ज्यादा ही बढ़ गईं, तो उनकी प्रेम कहानी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। इस बात की जानकारी परिवार तक पहुंची तो चंद्रपाल ने करण से वह मकान खाली करा लिया। करण ने गांव के पास ही थोड़ी सी जमीन खरीद रखी थी। वह उसी में बच्चों को लेकर झोपड़ी डालकर रहने लगा। इस बात को लेकर पंचायत हुई। पंचायत में सविता को भी बुलाया गया था। भरी पंचायत में सविता ने अपने ही जेठ पर उसे बदनाम करने का आरोप लगाया था। बातों ही बातों में चंद्रपाल सविता पर गर्म पड़ा तो करण ने उसे मारने के लिए घर से कुल्हाड़ी तक निकाल ली थी, जिसके बाद से चंद्रपाल उससे डर कर रहता था। उसके बाद उसने ना तो कभी मंजीत को ही टोका और ना ही सविता को टोका। उसके कुछ समय बाद ही दोनों के बीच फिर से खिचड़ी पकने लगी थी। चंद्रपाल ने कई बार रामपाल को टोका कि तेरी बीवी जो कर रही है वह ठीक नहीं है, उसे थोड़ा समझा कर रख। इन दोनों के कारण पूरे गांव में उनके परिवार की बदनामी होती है। लेकिन रामपाल तो अपनी बीवी से इतना दब कर रहता था कि उसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। मंजीत और सविता के बीच जो कुछ चल रहा था रामपाल भी जानता था, लेकिन वह मजबूर था। उसके बाद तो सविता रामपाल पर इस कदर हावी हो चुकी थी कि उसके सामने ही मंजीत को अपने घर पर बुला लेती थी। इस बार देश में फिर से लॉकडाउन लगा तो दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए परेशान रहने लगे थे। उस दौरान दोनों के बीच जो भी बात होती थी वह मोबाइल पर ही होती थी। लेकिन दोनों ही एक दूसरे की चाहत में बुरी तरह से परेशान थे। जब मंजीत की जुदाई सविता से सहन नहीं हो पाई तो उसने उसके सामने एक प्रश्न रखा।
अगर तुम मुझे दिल से प्यार करते हो तो दुनिया की चिंता क्यों करते हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन यह जुदाई अब मुझसे सहन नहीं होती है। मैं तुम्हारे लिए यह घर छोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन मंजीत हमेशा उसकी हिम्मत तोड़ देता था। अगर हम दोनों घर से भागकर शादी कर भी लें तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? फिर उसके बाद तो हम समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। मंजीत इस वक्त काशीपुर की एक पेपर मिल में काम करता था। काम करते हुए उसने कुछ पैसे भी इकट्ठा कर लिए थे। उसने सोचा उन पैसों के सहारे वह सविता के साथ बाहर कुछ दिन ठीक से काट लेगा। सविता ने भी काफी समय से रामपाल की चोरी से कुछ पैसे इकट्ठा किए थे। 12 जून 2021 को दोनों ने घर से भागने का पूरा प्लान तैयार किया और काशीपुर से ट्रेन पकड़कर घर वालों की चोरी छिपे मुरादाबाद जा पहुंचे। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही दोनों जीआरपी की निगाहों में संदिग्ध के रूप में चढ़ गए। जीआरपी ने उनसे पूछताछ की तो मंजीत ने साफ साफ बता दिया कि वह उसकी चाची है। हम दोनों किसी बीमार रिश्तेदार को देखने के लिए आए हुए हैं। लेकिन पुलिस को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने परिवार वालों से बात कराने को कहा। तब मंजीत ने अपनी बुआ की नातिन से जीआरपी वालों की बात करा दिया, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें सीधे घर जाने की हिदायत देते हुए छोड़ दिया। रेलवे पुलिस से छूटने के बाद भी मंजीत बुरी तरह से घबराया हुआ था। उसे पता था कि इस वक्त देश बुरे हालात से गुजर रहा है। घर से जाने के बाद ना तो उन्हें कहीं भी इतनी आसानी से नौकरी ही मिलने वाली है और ना ही उसके बाद उसके घर वाले उसे शरण देने वाले हैं। यह सब मन में विचार उठते ही सविता ने मंजीत के सामने एक प्रश्न किया, मंजीत, मैं तेरी खातिर अपना घर-बार बच्चों तक को छोड़ आई, लेकिन तेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि तू अपने ताऊ को सबक सिखा सके। उसने ही हम दोनों का जीना हराम कर रखा है। अगर वह ना हो तो हमें घर से भागने की जरूरत भी नहीं होती। सविता की बात मंजीत के दिल को छू गई। चाची, तुम अब बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं घर वापस जाते ही उस ताऊ का ऐसा इलाज करूंगा कि वह कुछ कहने लायक भी नहीं रहेगा। दरअसल मुरादाबाद से घर आते समय सविता ने मंजीत सिंह से बोला था कि मैंने तुम्हारे कारण सब कुछ छोड़ दिया है और रोज पिटाई भी खाती हूँ, गाली गलौज भी सुनती हूँ। यह सब कब तक चलेगा? तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो मंजीत ने कहा, क्या करना है? तब सविता ने कहा कि वादा करो कि मेरी बेइज्जती के बदले परिवार के मुखिया चंद्रपाल सिंह को अपने रास्ते से हटा दोगे। और यह बात मंजीत सिंह द्वारा स्वीकार कर ली गई। सविता को विश्वास में लेकर मंजीत अपने घर वापस चला गया। घर जाने के बाद वही सब कुछ हुआ जिसकी उम्मीद थी। दोनों के घर पहुंचते ही परिवार वालों ने उन्हें उल्टा सीधा कहा। चंद्रपाल ने सविता को घर तक में नहीं जाने दिया था, जिसके कारण मंजीत ने उसी रात अपने ताऊ को मौत की नींद सुलाने का प्रण कर लिया था। 14 जून 2021 की शाम को मंजीत अपने काम पर चला गया, लेकिन फैक्ट्री में काम करते वक्त भी उसकी निगाहों के सामने उसके ताऊ की सूरत ही घूमती रही। उसी वक्त मशीनों में कोई तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण मशीन बंद करनी पड़ी। मंजीत को लगा कि वक्त उसका साथ दे रहा है। उसने तभी सविता को फोन मिलाया और आधे घंटे बाद ताऊ के घेर के पास मिलने को कहा। मंजीत की बात सुनते ही सविता के हाथ पांव थर-थर कांपने लगे थे। उसे लगा कि आज वह जो काम करने जा रही है वह ठीक से हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। उसकी चारपाई के पास ही पति रामपाल खर्राटे मारकर सो रहा था। रामपाल को सोते देख उसने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और धीरे से घर का दरवाजा खोलकर दबे पांव चंद्रपाल के घेर की तरफ बढ़ गई। दरअसल मंजीत सिंह 14 जून को शाम 6 बजे कात्यानी पेपर मिल में मजदूरी के लिए गया था। रात को करीब 9:30 बजे पेपर मिल में कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण काम बंद हुआ। तब मंजीत सिंह के दिमाग में सविता द्वारा कही गई बात चल रही थी। तब वह रात्रि 10 बजे शिफ्ट के साथ चकमा देकर बाहर निकल गया और पैदल पैदल हाईवे पुल पार करते हुए कुंडा गांव पहुंचकर अंदर अंदर चलकर गड़ी नेगी रोड पर निकलकर अपने गांव टीला पहुंचा।
और पीछे पीछे कच्चे रास्तों से निकलकर चंद्रपाल के घेर के पीछे पहुंचा। उस वक्त सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन चंद्रपाल जागा हुआ था। मंजीत सिंह ने चंद्रपाल के सोने का इंतजार किया। सविता मंजीत के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। घेर में पहुंचते ही मंजीत ने घेर में जल रहे बल्ब को उतार दिया ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। चंद्रपाल भी सारे दिन मेहनत मजदूरी करके थक जाता था। उसी थकान को उतारने के लिए वह अक्सर ही रात में शराब पी कर ही सोता था। जिस वक्त मंजीत और सविता उसके पास पहुंचे, वह गहरी नींद में सोया हुआ था। चंद्रपाल को सोते देख मंजीत ने सविता को उसका मुंह बंद करने का इशारा किया। फिर उसने अपने हाथ में थामी ईंट से लगातार कई वार कर डाले। मुंह बंद होने के कारण चंद्रपाल की चीख तक न निकल सकी। थोड़ी देर तड़पने के बाद उसकी सांसें थम गईं। इसके बावजूद भी मंजीत बेरहमी दिखाते हुए उसके चेहरे व सिर पर कई बार ईंट से प्रहार किया। जब चंद्रपाल का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया तो दोनों वहां से चले गए। सविता के हाथों पर खून लगा हुआ था, जो उसके घर के दरवाजे पर भी लग गया था। घर पहुंचकर सविता ने एक कपड़े से हाथों का खून पोंछा। वह कपड़ा उसने बाथरूम में डाल दिया था, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया था। ताऊ को मौत की नींद सुलाकर मंजीत सिंह ने तेजी से पीछे श्मशान घाट वाले रास्ते पर चलते हुए अपने कपड़े तथा कत्ल में प्रयुक्त ईंट को छुपा दिया। उसके बाद कच्ची नहर के रास्ते हाईवे पार करते हुए लालपुर चौक में होते हुए वापस कात्यानी पेपर मिल की दीवार फांदकर पेपर मिल के अंदर पहुंच गया, जिसके बाद उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश किया। लेकिन पुलिस के आगे उसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। चंद्रपाल सिंह के बेटे सचिन की तरफ से भारतीय दंड विधान की धारा 302 व 120 बी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया था। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।